Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. As we finish chapter 5, Principle of Inheritance and Variation, now we are moving ahead to new chapter of class 12. Sit back and relax. Take your notebook out and pen with you and start making running notes to get best utilization of this video lecture. जैसा हमने पढ़ा, मेंडल सजेस्टेड सम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स जिनको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, विच हेल्प्स फर्दर इन मेंटेनिंग द फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन. कई इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में कुछ और नहीं बल्कि डीएनए ही है. बट इन केस ऑफ सम वायरसेस इट इज आरएनए. राइट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द चेकलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये बना कैसे है. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है कैसा. नेक्स्ट विल डिस्कस कि डीएनए कॉपी कैसे करता है अपने स्ट्रक्चर की, यानी कि रेप्लिकेशन कैसे होता है. द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. Then we'll move ahead towards central dogma given by Francis Crick कि डीएनए किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, और आरएनए किस तरह से ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा. Then we'll discuss Human Genome Project, very mega project and essential project we'll discuss. Then Lac-Operon, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है जीन रेगुलेशन है ये प्रोकैरियोट्स में अलग सिनेरियो रखता है किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, लैक-ओपेरॉन. तो ये हम पढ़ेंगे. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है हमको. ठीक है, देन चैप्टर्स एंड. तो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. क्या होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है. राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल, और इसका बायोकेमिकल नेचर हमें पता है दो ही तरह का हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या फिर आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए. लेकिन ये सब समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली. तो जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंस व्हिच कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. जो ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल लेकर जा रहा है. तो जेनेटिक मटेरियल में ये बोल सकता हूं ना कि जेनेटिक मटेरियल इज द व्हीकल, दैट इज कैरिंग द ट्रेड्स, दैट इज कैरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. राइट, अब किसी भी मटेरियल को, किसी भी बायो मॉलिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते. राइट, क्योंकि सेल के अंदर आप देखो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी है. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स इन अ सिंगल सेल. तो आप किसी को भी उठाकर ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल रहे हो. तो देयर आर सम क्राइटेरिया, देयर शुड बी सम नंबर ऑफ क्राइटेरियाज दैट अ मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल. राइट, किसी को भी जेनेटिक मटेरियल का जो पोजीशन है वो एक्वायर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ता होगा. लेट्स डिस्कस. सबसे पहली बात कि रेप्लिकेशन करने के एबल होना चाहिए. द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. क्या वो अपनी कॉपी बना पा रहा है? अगर बना पा रहा है तो इट इज वन ऑफ क्राइटेरिया, इट इज फुलफिलिंग. ठीक है. दूसरी बात, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. क्या बोला? केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. दूसरी बात, क्यों? अब फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल ही नहीं है तो वो नेक्स्ट कुछ अदर मॉलिक्यूल में शिफ्ट कर जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो डीएनए का इवोल्यूशन आज हम देखते हैं, डीएनए जो विच इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज डीएनए. लेकिन कुछ वायरसेस में क्या है, आज भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिलता है. ठीक है, तो क्या रीजन है कि इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बट नॉट आरएनए? बिकॉज डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल as compared to RNA.
देयर आर सम रीज़न कि क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है और क्यों आरएनए कम स्टेबल है, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझो कि डीएनए इज मोर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, अब समझो पहले क्या हुआ करता था, आरएनए वाज ओनली जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। देन आपको पता है, अभी पता चला कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं था आरएनए, इसीलिए इवोल्यूशन हुआ और डीएनए का बनना एग्जिस्ट हुआ। डीएनए एग्जिस्ट करता है आज की डेट में, यही रीज़न है। ठीक है, यही रीज़न है। तो द जेनेटिक मटेरियल यहाँ से समझ आता है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ओके, नेक्स्ट, म्यूटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सराउंडिंग के जो भी कैरेक्टर्स हैं या जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है, वो स्टेबल रहे। देयर वुड बी चेंज, राइट। अगर आप बात करो डायनासोर एरा की, आप बात करो पैलियोलिथिक एरा की, ठीक है, जुरासिक पीरियड की बात करो, तो उस समय पर भी चीज़ें उथल पुथल हो ही रही थी, राइट। अब म्यूटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है, और द ऑर्गेनिज्म विच कांट इवॉल्व दे एलिमिनेट, यही कहता है डार्विन। डार्विन क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन वॉच माय वीडियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो कहते हैं कि जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा वो रहेगा, अदर विल बी नेचुरली एलिमिनेटेड। जो सर्वाइव कर पाएगा नेचर विल सेलेक्ट देम, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो म्यूटेशन, तो जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेशन करना आना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेशन करना आना चाहिए। ओके, तभी तो वो इवोल्यूशन कर पाएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट थिंग इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। हाँ, इट इज एज सिंपल एज दैट। भाई एक बात बताओ, वो जेनेटिक मटेरियल ही कैसा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल ही कैसा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं कर रहा है, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की थ्योरीज में परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, या मेंडल ने जो बातें कैरेक्टर्स कही थी, ऐसे ही थोड़ी मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर्स बताए थे, अगर उन पर वो फिट ही नहीं हो रहा है तो वो किस तरह का जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है तो किस तरह का जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े दैट शुड बी fulfilled to act as genetic material. First, it should be able to replicate itself. It should be stable both chemically and structurally. It should provide the scope for slow changes, that is mutation, which are required for evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So according to these criteria, DNA and RNA बोथ हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। दोनों ही क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं, रेप्लीकेशन तो दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल अगर देखो तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, इसलिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए एग्जिस्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए किस में देखते हो, सिर्फ कुछ वायरसेस में। म्यूटेशन कौन बेटर कर सकता है, देखो जो ज्यादा स्टेबल है देयर इज लेस स्कोप फॉर म्यूटेशन। डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, और डीएनए अगर ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो लेस चांसेस ऑफ म्यूटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए ज्यादा म्यूटेशन कर सकता है या आरएनए, तो आरएनए कैन डू बेटर म्यूटेशन देन डीएनए। समझ आया क्यों? क्योंकि आरएनए इज लेस स्टेबल, लेस केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ओके, हाईली रिएक्टिव बोलते हैं इसको, आरएनए को। ठीक है, इसीलिए आरएनए ज्यादातर कैसे यूज होता है हम पढ़ेंगे। आरएनए जनरली यूज होता है कैटालिटिक फंक्शन में। ठीक है, कैटालिटिक फंक्शन में यूज होगा, और डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है ही। ठीक, अब कहानी शुरू होती है जेनेटिक मटेरियल के सर्च की, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बता दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन आप ये बात भूल जाओ, मतलब आपको नहीं पता कि विच इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, भूल जाओ। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये कहानी शुरू हुई होगी, यानी कि जब सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुरू हुआ होगा, मैं उस दौर में लेकर जा रहा हूँ आपको, जब ये सब कुछ शुरू हो रहा होगा, तो क्या उस समय पर
क्या उस समय पर वो जो साइंटिस्ट थे, वो जो रिसर्चर्स थे, उनको पता था कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल? नहीं, राइट? तो हम मान कर चलते हैं कि हमको नहीं पता कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियन बाय इज फ्रेडरिक मिशर। ये कब की बात है? ये उसी समय की बात है जब मेंडल ने अपनी थ्योरी दी थी, ऑलमोस्ट उसी समय की बात है। यानी कि फ्रेडरिक मिशर ने बताया था 1869 में और मेंडल ने अपनी थ्योरी दी थी अभी 1866 में। तो जस्ट 3 साल का डिफरेंस आप देख रहे हो, ठीक है? बस 3 साल का डिफरेंस है। देखो, न्यूक्लिक एसिड हमें पता चला, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, राइबोन्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ वायरसेस। लेकिन ये अभी पता नहीं है। 1869 का दौर अगर हम देखें तो ये अभी पता नहीं है। अभी बस हमको ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसको जो न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से फ्रेडरिक मिशर ने उसको क्या नाम दे दिया है? न्यूक्लिन नाम दे दिया है, ठीक है? इट इज द स्टोरी ऑफ अराउंड 1869। और मेंडल ने अपनी जो थ्योरी प्रपोज की थी वो 1866 में की थी, ओके? और सुनना, लगभग 130 साल समथिंग, 120-130 साल गुजर जाते हैं और कोई भी फैक्ट यहाँ पर डिस्कवर नहीं होता जो ये बात बताए कि डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? द फैक्ट दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल टुक अ लॉन्ग टाइम टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। तो 1926 के आसपास, 1926 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 1928 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एक्चुअल सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट करना, प्रूव करना शुरू किया था। द साइंटिस्ट वाज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये आते हैं 1928 में। तो देख रहे हो ये गैप कितना ज्यादा हो गया। 1869 में हमको ये पता चल गया था कि समथिंग न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लिन है जिसका नाम दे दिया। बट डीएनए है, आरएनए है, क्या है जेनेटिक मटेरियल, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये अभी पता लगना बाकी था। तो कहानी फिर रिज्यूम होती है। देखो, लगभग 100 सेंचुरी का गैप चल जाता है, ठीक है? उससे भी ज्यादा का गैप चल जाता है। और उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ही शोज इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट और प्रूविंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और विच इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। कब की बात है ये? 1928। अब देखो, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इसका एम क्या है, फिर बोलते हैं इसका मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, फिर बोलते हैं प्रोसीजर क्या है, देन फाइनली रिजल्ट। तो यही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एम क्या था? एम ये था कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है। एम यह था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। एम ये था कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये एम था, ठीक है? तो क्या मटेरियल रिक्वायर्ड लिया, मतलब क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या चीज़ें ली इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक बार में तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, which is a bacteria which causes pneumonia. Streptococcus pneumonia is the bacteria which causes which disease? Pneumonia. और एक माइस लिया, ठीक है? और एक माइस लिया। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी 2 कॉलोनीज में लिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी 2 तरह का लिया, एक तो S स्ट्रेन और दूसरा R स्ट्रेन, एक रफ स्ट्रेन और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन, ओके? एक रफ स्ट्रेन और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। What is the speciality of rough strain and smooth strain? रफ स्ट्रेन में ये बात है कि इसके पास पॉलीसेकेराइड की बहुत ही स्मूथ जो कोटिंग होती है वो नहीं मौजूद है। पॉलीसेकेराइड की कोटिंग इसके पास नहीं है भाई, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग, ठीक है? और अगर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, और पॉलीसेकेराइड की कोटिंग जो होती है वो पैथोजेनिक होता है, यानी कि डिजीज कॉज करता है। और एक्चुअल अगर आप बोलो तो निमोनिया जो है वो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग की वजह से ही
हो रहा है. इट इज मेकिंग द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वायरलेंट पैथोजेनिक. ठीक है, यही जानलेवा बना रहा है, यही एबल बना रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को डिजीज कॉज करने के लिए. तो कौन बना रहा है? पॉलीसेक्राइड की कोटिंग. तो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग तो रफ स्ट्रेन जो है, रफ टाइप ऑफ जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसके पास है ही नहीं. तो क्या रफ स्ट्रेन अगर किसी भी माइस में डालोगे तो क्या उसको निमोनिया होगा? नहीं. अगर स्मूथ डालेंगे तो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्मूथ ही इसलिए है क्योंकि इसके पास पॉलीसेक्राइड की कोटिंग प्रेजेंट है. तो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग अगर प्रेजेंट है तो इट इज वायरलेंट, और यहाँ पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं है तो नॉन वायरलेंट. एक बार देखते हैं अभी तक क्या पढ़ा हमने. द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन, फ्रेडरिक मिशर 1869. It was around the discovery proposed theory when Mendel proposed theory around 1866. Then comes transforming principle. Aim was to find the search of to find which material acts as genetic material, biochemical nature of DNA. It is around 1928 Frederick Griffith experiment took bacteria called Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia is the bacteria which causes pneumonia. एंड माइस. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स लिए, रफ और स्मूथ स्ट्रेन. रफ स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती है, स्मूथ स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग प्रेजेंट होती है. रफ स्ट्रेन में क्योंकि पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं है तो इट इज रफ एंड इट इज नॉन वायरलेंट, और स्मूथ स्ट्रेन में क्योंकि पॉलीसेक्राइड की कोटिंग प्रेजेंट है तो इट इज स्मूथ एंड वायरलेंट. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं. देखो, R strain या विच इज नॉन वायरलेंट जब इंजेक्ट किया जाता है किसमें? माइस में, तो माइस जिंदा रह जाता है, माइस लिव्ड. अब ये ऑब्वियस रीजन है, आपको अभी अभी पता चला. क्यों? अभी पढ़ा आपने, रफ स्ट्रेन इज नॉन वायरलेंट. तो R strain अगर माइस में डालोगे तो माइस तो जिंदा ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है. लेकिन अगर S strain विच इज वायरलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो अगर इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस वुड डाई. तो माइस डाई कर गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि S strain इज वायरलेंट. अब देखना एक बात, अब क्या करते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ हीट किल्ड कर देते हैं इस बैक्टीरिया को ही, यानी कि इस बैक्टीरिया को ही मार दिया विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट माइस डाई. यानी कि जो S strain वायरलेंट था ना उसको हीट से किल कर दिया. हीट किल्ड का मतलब तो यही होता है. तो हीट किल्ड कर दिया किसको? S strain बैक्टीरिया को. क्लियर है इतना? S strain बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया. अब S strain हीट किल्ड हो चुका है, खुद ही मर चुका है, तो क्या ये अब निमोनिया कॉज करेगा? अब ये माइस को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? नहीं. तो S strain हीट किल्ड इंजेक्टेड इनटू माइस एंड माइस लिव्ड. तो ये तो ऑब्वियस था, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं. ठीक है, शुरू से देखें, R strain डालने पर जिंदा रहता है, S strain डालने पर मर जाता है. जब S strain हीट किल डालते हैं तो जिंदा रहता है, माइस जिंदा रहता है. ठीक है, बट इन द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट on injecting a mixture of S strain heat killed plus R strain. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं वो, एक तो S strain heat killed लेते हैं. S strain heat killed is responsible for which result? Lived mice. ठीक है, माइस जिंदा रहेगा. और R strain के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? R strain भी रिस्पॉन्सिबल है माइस लाइव के लिए. S strain heat killed भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइस लाइव के लिए. S strain heat killed से भी तो माइस जिंदा ही रहा था, ये भी देखा आपने. R strain से भी माइस जिंदा ही रहा. तो दोनों को साथ में अगर डालेंगे, किसी माइस में इंजेक्ट करेंगे, तो भी माइस क्या रहना चाहिए? लाइव रहना चाहिए. लेकिन रिजल्ट देखकर शॉक हुए फ्रेडरिक ग्रिफिथ. वो क्या देखते हैं? माइस डाइड. द फर्स्ट थिंग दैट शॉक्ड फ्रेडरिक ग्रिफिथ on injecting a mixture of heat killed S strain and live R strain bacteria, mice died. First thing that shocked फ्रेडरिक ग्रिफिथ. सेकंड चीज जो उन्हें शॉक देती है, और एक बहुत खतरनाक चीज, जो काफी शॉकिंग लगती है फ्रेडरिक ग्रिफिथ को, कि भाई ही
एस्ट्रेन। कैसा एस्ट्रेन? ये वाला एस्ट्रेन नहीं, ही रिकवर्ड एस्ट्रेन लाइव फ्रॉम द डाइड माइस। अब वो तो डाला ही नहीं था इन्होंने क्या दो चीजें डाली थी, एस्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन, और इनको डाइड माइस से क्या मिलता है, ये वाला वायरलेंट वाला एस्ट्रेन मिल रहा है। शॉकिंग बात तो है, दो बातें काफी शॉकिंग रही, ध्यान रखना। माइस डाइड, पहली शॉकिंग बात, और दूसरी बात ही रिकवर्ड एस्ट्रेन, लाइव एस्ट्रेन, जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बता रहा हूं आपको कि माइस की डेथ क्या हुई, क्यों हुई, ये तो आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि एस्ट्रेन लाइव प्रेजेंट था यहाँ पर। अब वो एस्ट्रेन लाइव आया कहां से, वो देखते हैं। तो इनका कहना यह है, ही कंक्लूडेड द थ्योरी। अब आ रही है बात रिजल्ट। तो ही कंक्लूडेड द थ्योरी कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया है, कहां से, एस्ट्रेन हीट किल्ड से। कहां पर आया है, आर स्ट्रेन में। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहां से आया है, एस्ट्रेन से, आर स्ट्रेन में, जिसने इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसमें, एस्ट्रेन लाइफ में। ठीक है, तो फ्रॉम ऑल दीज ऑब्जर्वेशन ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट live R strain bacteria had been transformed. Live R strain bacteria had been transformed by एस्ट्रेन हीट किल्ड। ठीक है, और किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये क्या बन गया, एस्ट्रेन लाइव, और जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। तो क्या था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड। इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो यहां से आया है, एस्ट्रेन हीट किल्ड से आया है, विच हेल्प्ड टू बिकम द आर स्ट्रेन एस्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो रिडीम करते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। समझ आया? वो लास्ट में क्या बताते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल जो आया है विच इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आया है, एस्ट्रेन से आया है, एस्ट्रेन हीट किल्ड से आया है, जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस्ट्रेन लाइव में, इसको वायरुलेंट बना दिया, इसको इस काबिल बना दिया कि ये पॉलीसेक्राइड की कोटिंग बना सके। किसने, एस्ट्रेन हीट किल्ड ने। कैसे? ही एस्ट्रेन हीट किल्ड ट्रांसफर्ड सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि जेनेटिक मटेरियल ही है। ध्यान रखना, समझ आया? तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन वो जेनेटिक, हम तो ये पता कर रहे थे कि इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, क्या वो बता पाए? नहीं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज नॉट एबल टू डिस्क्राइब, ठीक है, he was not able to define the biochemical nature of genetic material from his experiment। तो ये इसका डिमेरिट हो गया। ठीक है, क्यों, क्या उन्होंने ये बताया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या? उन्होंने ये तो बहुत सही बता दिया। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, कि उन्होंने बता दिया कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? आर स्ट्रेन ही एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, और एस्ट्रेन की वजह से माइस की डेथ हो रही है। ये बात तो ठीक है जेनेटिक मटेरियल वाली, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है? क्या ये डीएनए है? क्या ये आरएनए है? क्या ये प्रोटीन है? ठीक है, ये वो नहीं बता पाए। ठीक है, he was not able to define the biochemical nature of genetic material from this experiment। और ये बताते हैं फिर आगे नेक्स्ट, जब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू किया जाता है, ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट आते हैं, एवरी, कोलिन और मैकलिन। ठीक है, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।